हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द साइंस क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हमने एटॉमिक मॉडल्स के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें लास्ट चल रहा था नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल। हमने उनके 3 पॉइंट्स अच्छी तरह से पढ़ लिए थे और उन्होंने क्या बताया था, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे न्यूक्लियस के चारों ओर अरेंज रहते हैं, है ना। तो 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिया था। उन्होंने क्या बताया था कि न्यूक्लियस के चारों ओर स्पेशल ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। और वो जो स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं, स्पेशल सेल्स जो होती हैं, उनमें चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी क्या करते हैं, लॉस नहीं करते हैं, क्योंकि उन सेल्स की जो एनर्जी होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है। 4th पॉइंट क्या था कि न्यूक्लियस के चारों ओर जो सेल्स पाई जाती हैं। 3rd पॉइंट था कि न्यूक्लियस के चारों ओर पाई जाने वाली सेल्स को हम या तो नंबर्स के थ्रू, जिसमें n = 1 2 3 4 5 या फिर अल्फ़ाबेट में K L M N एंड सो ऑन, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो 4th पॉइंट क्या था नील्स बोर के एटम मॉडल में, कि जो न्यूक्लियस के पास वाली सेल्स होंगी उनकी एनर्जी क्या होगी, जो सेल्स न्यूक्लियस के जितने पास होंगी उनकी एनर्जी कितनी क्या होगी, मिनिमम होगी। और जैसे जैसे सेल न्यूक्लियस से दूर जाती जाएंगी उनकी एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होती जाएगी। ठीक है। न्यूक्लियस के पास वाली सेल की एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और जैसे जैसे सेल दूर जाती जाएंगी उनकी एनर्जी मैक्सिमम होती चली जाएगी। ठीक है। तो ये 4th पॉइंट था। तो इस तरह से एटम्स के जो मॉडल थे वो हमने पूरे तीनों मॉडल पढ़ लिए हैं। ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका सेल्स में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, मतलब वो किस तरह से सेल्स में अरेंज होते हैं। अगर सेल्स हमारे पास के L M N है तो हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को इन सेल्स में अरेंज करेंगे या फिल करेंगे। ठीक। तो उससे पहले अपन पढ़ते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है। ठीक है। What is atomic number? एटॉमिक नंबर जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है, किसी भी एटम का नंबर। ठीक है। एटॉमिक नंबर इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो एटम का नंबर, एटॉमिक नंबर। ठीक। तो कोई भी एलिमेंट है, जैसे आपके पास हाइड्रोजन है या हीलियम है, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, कैसे पता चलेगा, इनमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट्स के एटम का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। ठीक है। तो हमें पता है कि एटम्स में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तो अंदर आते जाते रहते हैं। ठीक है। ये इनका आना जाना लगा रहता है। न्यूट्रॉन्स की भी पोजीशन चेंज होती रहती है, लेकिन प्रोटॉन क्या होता है, फिक्स्ड होता है। मीन्स अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन पता हो तो हम किसी भी एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर जान सकते हैं। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एटम। ठीक है। जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट हैं उनकी संख्या हमें एटॉमिक नंबर का पता लगाती है। ठीक है। लेकिन अगर न्यूट्रल एटम की बात करते हैं, ठीक है, न्यूट्रल एटम कब होगा, जब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों इक्वल होंगे, है ना। अगर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज इक्वल हैं तभी वो एटम क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। तो अगर न्यूट्रल एटम की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे, इन न्यूट्रल एटम नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम और नंबर ऑफ प्रोटॉन। मीन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने प्रोटॉन हैं, उनकी संख्या ही उसका परमाणु
क्रमांक कहलाएगी या परमाणु संख्या कहलाएगी, जिसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल एटम में हम दोनों को कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को भी और प्रोटॉन्स की संख्या को भी, क्योंकि न्यूट्रल मतलब ही होता है प्लस माइनस को कैंसिल कर दिया उसने। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे उसमें, उनकी संख्या क्या कहलाएगी, एटॉमिक नंबर कहलाएगी। ठीक है, फिर अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होते हैं, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर distributed in different orbit or cells, in different orbit or cells। ठीक है, अब देखिए इसको अपन कैसे देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। देखिएगा कि ये जो बता तो दिया गया कि नाभिक के या न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्पेशल ऑर्बिट्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स कहते हैं, और इन सेल्स की एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, KLMN। ठीक है, KLMN। ठीक है, ये हमारी सेल्स हो गई। अब इन सेल्स में हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, ये हमें सीखना है। ठीक है, अब क्या बताया गया, न्यूक्लियस के पास वाली जो सेल है उसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे सेल्स, उनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और कोई भी एटम स्टेबल कब होगा, जब उसके पास एनर्जी कम होगी, मिनिमम होगी, मतलब मिनिमम एनर्जी तो एटम ज़्यादा स्टेबल। आप खुद को भी देखिए कि हमारे पास अगर ज़्यादा एनर्जी रहती है तो हम ज़्यादा काम करते हैं, जल्दी जल्दी काम में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे पास एनर्जी है। और जैसे ही एनर्जी कम होती है हम रेस्ट करने लगते हैं या सो जाते हैं। तो एनर्जी कम रहेगी तो हम स्टेबल रहेंगे, स्थायी रहेंगे। एनर्जी ज़्यादा रहेगी तो हम अस्थायी रहेंगे, अनस्टेबल रहेंगे। ठीक है, तो स्थायित्व को पाने के लिए, स्टेबिलिटी को पाने के लिए हमारे पास एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। तो लो एनर्जी, कम एनर्जी मतलब स्टेबिलिटी। सेम एटम के साथ भी यही है कि जिसकी एनर्जी कम वो एटम उतना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो एटम को भी स्टेबिलिटी चाहिए, है ना, चाहिए। तो अब क्या देखते हैं कि इसमें हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो हाँ, और एम क्या है हमारा कि स्टेबिलिटी भी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये सेल्स है। अगर हम बात करते हैं कि सपोज करते हैं कि हमारी जो न्यूक्लियस के पास वाली सेल है उसकी एनर्जी 5 है, फिर इसकी 10 है, फिर इसकी 15 है और इसकी 25 है। ठीक है, सपोज कर रहे हैं कि ऐसा एनर्जी है इसकी। ठीक है, अब हमारे दिमाग में आता है कि जो हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, तो हम इसको बाहर से अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें या अंदर से बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें। ठीक है, तो इसको जानने के लिए अपन देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास, सपोज कि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी इन इलेक्ट्रॉन्स को हमें इन सेल्स पे फिल करना है। तो दिमाग में आता है कि हम ये सेल्स को बाहर से अंदर की ओर फिल करें, कि 3 पैरा डाल दें फिर 2 डाल दें, या 1 2 3 ऐसे करके भरें, या फिर अंदर से बाहर की ओर करें। तो चलिए हम देखते हैं कि आउट टू इन या इन से आउट करने पे एनर्जी किसमें हमें कम मिलेगी। जिसमें एनर्जी हमें कम मिलेगी उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को पहले भरेंगे, जिससे हमारा एटम क्या हो, स्टेबिलिटी को प्राप्त कर ले। ठीक है, तो मान लीजिए हम बाहर से अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, तो पहले n में जाएगा, तो n में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2 इलेक्ट्रॉन n में गए। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गए और इसमें 1 गया, तो क्या आ जाएगा, 25 प्लस 25 प्लस 15 कितना आ गया, है ना, कितना आ गया, 65 आ गया। ठीक है,
65 आ गया, और ये आ गया बाहर से अंदर की ओर डालने पे। अब इलेक्ट्रॉन हम अंदर से बाहर की ओर फिल कर रहे हैं, तो कितना आएगा देखिए, पहले इसमें 2 गए और इसमें 1 गया, तो 5 + 5 + 10 कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया। अब देखिए इसमें से एनर्जी किसकी कम है, अंदर से बाहर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने पे या बाहर से अंदर। अंदर से बाहर जब हम इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो एनर्जी कम है, 20 है। अगर अंदर से बाहर फिल करने पे एनर्जी कम है तो हमको एटम को स्टेबिलिटी देनी है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर से बाहर की ओर फिल किए जाएंगे, ना कि बाहर से अंदर की ओर। ठीक है, यही चीज़ बताया गया है आपको कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अंदर से इन टू आउट फिलअप किए जाएंगे, ना कि बाहर से अंदर की ओर भरे जाएंगे। तो वही जो अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने जो आपको समझाया वही आपकी टेक्स्ट बुक में है कि इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट एंड अ सिस्टम इज मोस्ट स्टेबल व्हेन इट हैज़ द मिनिमम एनर्जी. So the electrons occupy the low energy level first. This will make the atom more stable. Now K cell is the lowest energy level. वही चीज़ है कि सिस्टम जो होगा, कोई भी एटम या सिस्टम कब ज़्यादा स्टेबल होगा, जब उसके पास मिनिमम एनर्जी होगी, कम एनर्जी होगी। तो सो द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई द लो एनर्जी लेवल्स फर्स्ट, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लो एनर्जी लेवल वाली सेल में जाएंगे। तो हमारे पास सबसे पहली सेल क्या है, के है, जिसका सबसे कम एनर्जी है। ठीक है, सबसे पहली सेल कौन सी हो गई, के हो गई, जिसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर एल है, फिर एम है और एन है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए रूल्स बने कि इलेक्ट्रॉन्स को हमें किस तरीके से फिल करना है। तो कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ये नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन्स को उठा के किसी भी सेल्स में कहीं भी डाल दिए। तो उन रूल्स को फॉलो करके फिर हम इलेक्ट्रॉन्स को सेल्स में क्या करेंगे, फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए रूल्स थे। तो एटम में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इसको किसने दिया था, बोर और बरी ने दिया था, बोर है और बरी ने दिया था। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है कि किसी भी सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n²। ठीक है, किसी भी सेल्स में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं वो हम 2n² के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर, जहाँ n क्या है, किसी भी कक्ष की संख्या है, ऑर्बिट नंबर है ऑफ एनर्जी लेवल। जैसे k क्या हो गया, हमारी पहली सेल हो गई k। अगर n की बात करते हैं तो n = 1 मतलब k, तो k सेल हो गई। तो n क्या है, ऑर्बिट नंबर है, तो k की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2, और फॉर्मूला क्या है हमारा 2n²। तो 2 × 1², 1 रख दिए तो क्या आ गया हमारा 2, मीन्स k में, सेल k में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। अब l की बात करेंगे तो n = क्या हुआ 2, 2n² फॉर्मूले में पुट करेंगे तो 2 × 2⁴, तो क्या आ जाएगा, यानी 2 8। अब बात करेंगे m की, तो n = 3, तो क्या आएगा 2 × 3⁵, तो क्या आ गया 18। और अब बात करेंगे n की, लिख रहा है हाँ n, तो कौन सी सेल हो गई है, 4th, तो 2 × 32। इसको आपको क्या करना है, अच्छी तरह से याद कर लेना है कि K L M N में इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं और किस फॉर्मूले के आधार पे आ रहे हैं। तो आप अब कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर लिखना है K L M और N तो ये आएगा 2 8 18 और 32। ठीक है, और कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है आपने, 2n² का, जहाँ n क्या है, ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, जिसको हमने क्या बताया, KLMN है ना। n = क्या हो सकता है, 1 2 3 4। ओके,
ठीक है, तो ये फर्स्ट रूल हो गया कि किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो हम 2n² के फॉर्मूले से निकाल करके ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। ठीक है, अपनी मनमर्जी से इलेक्ट्रॉन्स फिल्स नहीं होते हैं, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई रूल होता है। अब सेकेंड रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एक मैनर में फिल किए जाएंगे, यानी कि आपने पहले अंदर वाली सेल को नहीं फिल किया और बाहर वाली सेल को भर दिया, तो पहले इनर सेल भरी जाएगी, फिर उसके बाद वाली सेल भरी जाएगी। तो एक निश्चित मैनर में इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया जाता है, फिल किया। Electrons are not accommodated in a given cell unless the inner cells are filled. That is, the cells are filled in stepwise manner. Means कोई भी सेल होगी वो स्टेप बाय स्टेप फिल होगी, ना कि हम पहले सेल को छोड़ करके दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन्स को भर दें। जब तक कि अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड, जब तक कि अंदर की सेल्स नहीं भर जाती तब तक हम बाहर की सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को नहीं डाल देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम ये वाली सेल को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन्स को भरना यहाँ से स्टार्ट कर दें। मीन्स पहले इस सेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर इस सेल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे और फिर दूसरी सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड रूल क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड। जब तक कि अंदर की सेल्स नहीं भर जाती तब तक इलेक्ट्रॉन्स दी हुई सेल्स को छोड़कर दूसरी सेल्स में नहीं भरे जाएंगे। जैसे अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स को आपको सेल्स में फिल करना है, तो हम अगर सोचें कि K, L, M और N ये हमारी दी हुई सेल है, तो हम क्या करें, इसमें ना डाल करके इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से भरना शुरू कर दें कि हमने 2 यहाँ डाल दिया, 2 8 यहाँ कर दिया, या तो फिर इसमें ना करके हमने 2 यहाँ कर दिया, 8 यहाँ कर दिया। ये नहीं, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स आपकी K सेल में जाएंगे, फिर L सेल में जाएंगे, फिर M में जाएंगे और फिर N में जाएंगे। अब वो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को K, L, M, N में किस मैनर में भरना है, किस मैनर में फिल करना है, ये तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका थर्ड और इम्पॉर्टेंट रूल क्या है कि द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। मीन्स अगर किसी केस में किसी एटम की जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल हमको मिलती है, तो उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे, चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी भी हो, हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। ठीक है, उसका रीज़न क्या है, उसकी वजह से एटम क्या होगा, ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। अब बात करते हैं के सेल की। तो के सेल जो होता है फर्स्ट सेल है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स के फिल करने की है ना, केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें भरे जाएंगे। तो अगर के सेल आउटर मोस्ट सेल है तो उसमें हम 8 थोड़ी फिल कर देंगे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखने की है, तो वही उसकी स्टेबल कंडीशन होगी। उसमें केवल आउटर मोस्ट सेल के रूप में अगर के सेल है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और वही उसकी मैक्सिमम स्टेबल होने की स्थिति है, पोजीशन है। लेकिन अगर किसी आउटर मोस्ट सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 18 या 32 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो हम उस आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे। यही बोल रहा है आपका थर्ड रूल। क्या बोल रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8. However, the outermost cell of an atom is the first cell or K cell, then it cannot accommodate more than 2 electrons. जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी केस में अगर आउटर मोस्ट सेल की कैपेसिटी ज़्यादा है, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, तो हम उस एटम को स्थायी बनाने के लिए आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही फिल करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर ज़्यादा है तो हम नेक्स्ट वो तो आउटर मोस्ट सेल ही कहलाएगी, तो आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही भरे जाएंगे। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, अरेंजमेंट कैसा है, सेल्स में हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तीनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए अब इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट के एल एम एन ऑर्बिट में कैसा रहेगा इसको सीखते हैं। ठीक है, और ये जो अरेंजमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स का अपने सेल्स में अरेंजमेंट किस टाइप का रहेगा, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तीनों रूल्स को ध्यान में रखना है। पहला रूल क्या है, 2n² के फॉर्मूला को हमको ध्यान में रखना है कि किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन 2n² फॉर्मूले के बेस पे ही भरे जाएंगे। अगर फर्स्ट सेल है तो n क्या है, सेल है, n = 1 2 3, तो फर्स्ट सेल में k में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, l में 2 8 18 32, ऐसा इसको आप ध्यान कर लीजिए। और दूसरा क्या है, जब तक इनर सेल नहीं भरी जाएगी तो हम जब तक इलेक्ट्रॉन्स इनर सेल्स में नहीं जाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन्स को उसके बाद वाली आउटर सेल्स में नहीं डाल सकते। पहले इनर सेल्स, फिर उसके बाद वाली, फिर उसके बाद वाली, ऐसे भरे जाएंगे। और किसी भी एटम की अगर आउटर मोस्ट सेल हमें दी हुई है तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों रूल्स को ध्यान में रख करके हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। चलिए, हमारे पास यहाँ है एलिमेंट, यहाँ पे आएगा एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ आएंगे प्रोटॉन, और ये है आपकी सेल K, L, M और N। इस तरह से ये, अभी हमें आगे सेल्स की ज़रूरत नहीं है तो हम N तक ही करेंगे। एलिमेंट लेते हैं हाइड्रोजन, न्यूट्रल्स एटम की बात हो रही है, ठीक है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। प्रोटॉन कितने होंगे, 1 होंगे, ठीक है। तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो किस सेल में जाएगा, K में जाएगा, ठीक है, पहले सेल में गया। फिर है हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2, प्रोटॉन्स कितने, 2। तो इलेक्ट्रॉन, पहली सेल की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 2n² फॉर्मूला को ध्यान में रखेंगे तो फर्स्ट सेल K की इलेक्ट्रॉन्स के रखने की कैपेसिटी कितनी है, 2, तो पहली सेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा 2। फिर है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स 3, प्रोटॉन्स 3। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 जा सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते। तो उससे ज़्यादा एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, L में जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट अपन स्विच करते हैं मैग्नीशियम में, इसके बाद बेरिलियम बोरॉन का आप करेंगे। मैं बताती हूँ मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना है, एटॉमिक नंबर 12 है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 12 हुए, प्रोटॉन्स कितने हुए, 12 हुए। अब फर्स्ट सेल की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कितनी है, पहले सबसे पहले आप यहाँ लिख लें कि इसकी कैपेसिटी 2 8 18 और 32, ठीक है। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, ठीक है। सेकेंड सेल में कितने जा सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2 8, कितने हो गए, 8 2 10, 2 इलेक्ट्रॉन्स और बचे, वो किस में जाएंगे, N में जाएंगे, ठीक है। ये हो गया मैग्नीशियम का। अब आते हैं अपन आर्गन में। आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना हुआ, 18, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने, 18, प्रोटॉन्स कितने, 18। अब इसको फिल करते हैं, K में कितने आए, 2 आए, ठीक है। L में कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, ठीक। और N में कितने आए, 8 तो 10 हो गए 8, ठीक है। तो क्या कर दिया यहाँ पे हम, 8 हो गए आपके 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 19, इलेक्ट्रॉन्स कितने, 19, प्रोटॉन्स कितने, 19। K में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 2, ठीक है, 2। L में कितने गए, 8, 8 2 10 हो गए, ठीक है। अब 10, अब ये कितने हैं, 9। तो इनकी M की कैपेसिटी कितनी है, 18 इलेक्ट्रॉन्स की। तो क्या हम यहाँ 9 लिख दें, 9 लिख देते हैं और ये 19 हो जाएगा, नहीं। लेकिन रूल के अकॉर्डिंग क्या है, M क्या है, ये आउटर मोस्ट सेल है और आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, उसकी कैपेसिटी चाहे जितने इलेक्ट्रॉन्स की हो, ठीक है। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा यहाँ पे फिल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा गलत कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 8 और बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो किस में जाएगा, N में जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है, ऐसे ही कैल्शियम है। तो आपके इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की पूरी टेबल दी हुई है, आप उसको ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने की कोशिश करेंगे।
अब इसको सेल्स में कैसे फिल करना है, जैसे हाइड्रोजन का 1 है ना। अभी हमने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1, ठीक है। तो ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और ये आपकी पहली सेल हो गई के, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, ये पहली सेल में आ गया, ये आपका इलेक्ट्रॉन। फिर क्या है, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। आपकी पहली सेल के, तो ये इलेक्ट्रॉन ये और ये। फिर क्या आ गया, लिथियम 3, तो इसका क्या हो गया 2 और 1, है ना। तो इसमें कितनी सेल आ गई, के और एल। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पहले 2 इलेक्ट्रॉन के में जाएंगे और फिर इलेक्ट्रॉन एल में जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह करते करते आपके 20 एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके बुक्स में दिया हुआ है, जिसको आप बार बार करिए, प्रैक्टिस करिए। और जहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसको डिटेल में समझा दूंगी। तो इससे रिलेटेड जितने और भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम उनको नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपका लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, जिसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, जिसमें आगे हम वैलेंसी के बारे में भी देखेंगे। तो आपको आज के इस पार्ट में अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंदों को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।